बोर्ड में the percentage of the commission has to be charged on the profit before commission and on the profit after commission, और the net यस सर profit word होना चाहिए, एक्चुअली प्रॉफिट भी नहीं। ये वर्डिंग यहाँ यस मैटर करती है सर। प्रॉफिट एंड द वर्ड नेट प्रॉफिट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। तो नेट यस प्रॉफिट पे बिफोर और आफ्टर में क्या करते हो सर? सर अगर 10% है हमारा जैसे तो हम 10/100 इंटू वो जो पूरा हमारा कैलकुलेटेड प्रॉफिट प्रॉफिट आता है बिफोर जितना प्रॉफिट। कमीशन है, राइट। मतलब हाँ जी जो प्रॉफिट कमीशन लगाए बिना हमारी रफली कैलकुलेट हुई है, कह सकते हैं, है यस ना। सर जो प्रॉफिट रफली कैलकुलेट हुई है विदाउट कंसिडरिंग द कमीशन एंड डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल इन द क्वेश्चन इज बेसिकली कॉल्ड द प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जिसपे आपने 10% अप्लाई कर दिया इन केस द वर्डिंग्स आ, अब बिफोर उस वर्डिंग्स में आ रहा है, और अगर आफ्टर आ रहा है तो आप बेसिकली 10/110 यूज कर रहे हो, ठीक है सर। जैसे यस सर क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जो है आप कहते हो कि अगर पूरी वर्डिंग्स में यहाँ वर्ड बिफोर आता है तो मैं सीधा 10% लगा देता हूँ प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे, और वर्डिंग्स में यहाँ आफ्टर आता है तो मैं यहाँ सेम चीज़ होती है सब कुछ, बस मैं यहाँ 10/110 कर देता हूँ, जो परसेंटेज है वो नीचे लगा देता हूँ। देखो इस यस सर से कोई मतलब नहीं है यहाँ का, ठीक है ना, भी याद करके जाओ फर्क नहीं पड़ता, बट आगे आपको इस मैथमेटिकल गेम की जरूरत पड़ेगी। आपको ये ब्रेन एक्टिव रखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। बोलो ये कैसे हुआ सर, वाई? सर 1 मिनट सर। अच्छा 1 मिनट लोगे, लो 1 सेकंड मुझे भी चाहिए। जाता हूँ, है ना, आखिरी बार समझ लो, इसके बाद नहीं समझाऊंगा कभी। जब आएगा ना बेटा यहाँ पे रेफरेंस पे वापस आना। बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस, हरदम यही करना, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन और दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये लिखना जरूरी होता है, टैबुलेट करना जरूरी होता है, तो अपने आप ही सारा खेल आ जाएगा कि अगर ये 100 रुपया है तो ये 10 रुपया है और ये 110 है। इसके बाद लगाते रहो यूनिटरी, है ना। ये सिस्टम बहुत जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये एक्चुअली ब्रेन पे चलता है, बार बार लिख के थोड़ी करोगे, हरदम हम टैबुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब मेरा क्या है कि मेरे को प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिल जाता है वैल्यू में, सपोज इट्स 1,10,000, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू जो भी चाहिए मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज इंटू 10, देन यू गेट दिस फॉर्मूला 10/110। और ये काफी जगह तुम्हें आगे यूज में आएगा, इसलिए तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट जगह नहीं है जहां पे ये देख रहे हो तुम, राइट। तो कोई सवाल है क्या इस पे कि आगे चलें? ये तो कर लोगे ना, ये अगर आप तुम कर लेते हो तो अब ये तो तुम्हें मिला हुआ फिगर में 110 है सपोज, तो 110 अपॉन 1,10,000 अपॉन 110 इंटू 10 कर दो, कमीशन मिल गया तुम। सो दैट इज द फॉर्मूला, वो 10/110। तो यूनिटरी यूज कर रहे हैं, इस बात को याद रखो, इसको यूनिटरी मेथड ले लो। सो दैट वाज मैनेजर कमीशन, राइट। इसके बाद बहुत सारे 10 के आगे हमने कहानियां पढ़ी जो कि टोटली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री है। तुम्हारी पुरानी जर्नल एंट्री अच्छी है तो तुम ये कर लोगे। लाइक देयर वाज सबसे इंपॉर्टेंट वन आउट ऑफ दिस इज अबनॉर्मल लॉसेस, है ना। तो अबनॉर्मल लॉस की भी जर्नल एंट्री करी है ना हमने, क्या भाई तराशा जी, अबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री आती है क्या? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जितनी चीजें हमने आगे की पढ़ी ये सब जर्नल एंट्री पे डिपेंडेंट है, दिस इज नॉट द एंड, इसलिए डॉट डॉट लगा दिया दिल को। एंड मतलब पूरे जर्नल चैप्टर से उठा के कोई भी एंट्री यहां रख देंगे और तुम्हें कहेंगे ये एडजस्टमेंट है और तुम करो। सो तभी तो कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना क्यूट क्यों है, क्योंकि इसमें चैप्टर ही चैप्टर जुड़ सकते हैं। वट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम द प्रीवियस, जितना तुमने पढ़ा है उठा के कुछ को भी इसका एडजस्टमेंट बना सकते हैं। दैट्स नॉट टू वरी फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज एक चीज और सेटल्ड है या सटल है वैसे लो, कि ये जो यहां तक है ना, इस दुनिया में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले यहां तक तो उसे देना ही पड़ेगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होगा, डेप्रिसिएशन होगा और तेरा प्रोविजन भी होगा। यहां तक तो कहानी एकदम सटल है कि ये आएगी ही आएगी। इसके बाहर ये जो इधर की कहानियां है ना, इसमें से कोई एक आएगा एक्चुअली देखा जाए तो, ये सारी नहीं, मतलब ये तो इधर वाली सारी आएंगे पर इधर वाली सारी नहीं आएंगी, कोई एक आएगा।
ऊपर से जैसे मैनेजर कमीशन जैसा क्वेश्चन अब छोटे क्वेश्चंस में आने लगा है, 3 to 4 मार्कर में, rather than अब इंसर्टिंग इट इन अ बिगर क्वेश्चन, राइट। अब नॉर्मल लॉस हुआ तो बाय चांस आ गया, तुमने अपने क्वेश्चन तो देखे हैं ना यार, अपने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर देखो ना, शुरू से लास्ट तक में ये हर जगह मिल जाएंगे तुम्हें, और ये जो है रेयरली मिलेंगे किसी किसी क्वेश्चंस में। सो दैट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, मतलब चाहे जिस लेवल पे हो ये नहीं छूट रहे, भले इधर एक आध बढ़ जाए, ये तो एज इट इज परमानेंट है और ऐसे ही आएंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे लो, थर्ड ईयर के एग्जाम दे लो, मतलब ग्रेज की बात कर। तो ये वहां तक सेटल्ड है ये कहानियां, तो इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी सर, आप एक ऐसा क्वेश्चन दे सकते हो जिसमें ये जो आते हैं एडजस्टमेंट वो ना हो, उसके बाहर क्यों, जैसे जो आप बता रहे थे जो अभी मैं बाकी तेरे आ को सकते हैं। खिलवा रहा हूँ, रुक तो जाता हूँ, तू क्यों सोचता है मैं सुनो, अब किसी ने कहा एक बात तुझे समझ में आई, आलसी इंसान जो है उसका ब्रेन ज्यादा फास्ट भागता है, तो बता तू आलसी है कि मैं? बोल। पता नहीं सर। मैं आलसी हूँ यार, तो मैं वो सोच चुका हूँ, तो जो कह रहा है वो मैं पहले ही सोच चुका हूँ। तो मैं करता हूँ, थोड़ी देर में आने वाला हूँ मैं उधर, ठीक है। और लास्ट मैं, हाँ क्या कुछ कह रहा है क्या? क्वेश्चन आप टेस्ट में मत देना, आप एक बार वो असाइनमेंट में दे हाँ देना। एग्जैक्टली सर, अबे वही। असाइनमेंट अभी मैं दूंगा, भर भर के दूंगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट, क्योंकि मैं असाइनमेंट मुझे करे हुए नहीं मिले ना, तो इस बार मैं वाट लगा दूंगा अगले 10 से 12 दिन में, जिसने नहीं करके दिए घर पे कॉल जाएंगी, और बहुत ही मैंने पूरे साल का जो मिर्च नहीं लगा पाया मसाला सारा डालूंगा उसमें, ये भी तय रहा, बदला पूरा हुआ होगा इस बार, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था कि ये 10 जो भी है यहां पे तो अनलिमिटेड हो सकती है स्टोरीज, स्टोरी का कोई एंड नहीं है। आखिरी मेरा फेवरेट था, दैट वाज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, है ना, वो मेरा फेवरेट इसलिए है बिकॉज दैट टेक्स यू टू 12th। वो कहीं ना कहीं ऐसा फंडा है जो आपको बताता है कि भाई 12th में आपको जरूरत क्या होगी, आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेसेस क्या होने चाहिए। तो जो हमने एक एग्जाम्पल किया एक्चुअली पेज आई थिंक जो भी है 19.47 या कहीं पे, सो दैट शोज द क्लास ऑफ ब्रेन यू शुड हैव टू रीच 12th, मतलब वो चीजें तुम्हें कंफर्टेबल यहां लगनी चाहिए, तब जाके तुम वहां पहुंचो। सो इम्प्लाइड या इन्फर्ड एडजस्टमेंट का मतलब हम एक बार वापस समझ लेते हैं, राइट। तो वैसे तो हमने देखा ही है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो बुक ने खुद छुपा के दिया हुआ है ना, मतलब उसने ना फ्रंट में लिखा, जहां ये 14 लिख दिए नाम, बट इसका नाम लिखना भूल गया, फिर बीच में भी कोई इलस्ट्रेशन डेडिकेट नहीं किए, इसे रफली दे दिया एक क्वेश्चन, कह रहा बेटा तुम खोजो। तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है दिस इज नॉट गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज अ इंफॉर्मेशन टू यू, बट आपको खुद जज करना है कि भाई इसमें एडजस्टमेंट है। अब इसमें एडजस्टमेंट है ये कैसे जज करते हैं, बेसिकली एक तो परसेंटेज हो गया पहला क्राइटेरिया, कि भाई चाहे लोन दिया हो, लिया हो, इन्वेस्टमेंट करी हो, अगर उससे पहले परसेंटेज दिया हुआ है तो आई हैव टू कीप माय ब्रेन्स ओपन कि वहां पे एडजस्टमेंट एक पड़ी हुई है मेरे लिए, क्योंकि जो लोन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो तो एसेट लायबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई होगा ही होगा, बट जो 10% लगा हुआ है उसके साथ, दैट इज द इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को मुझे देखना पड़ेगा, इवन द क्वेश्चन डजंट टॉक एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज दैट इंटरेस्ट इज फॉर फुल ईयर इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में कोई फिगर उसका नहीं है, राइट, दैट वुड मीन द होल अमाउंट इज ड्यू, और उस ड्यू या आउटस्टैंडिंग को मुझे रिकॉग्नाइज करना है। तो हमने पहले केसेस में देखा कि भाई 2-3 केसेस हैं जिसमें डिफरेंटली हमें एनालाइज करना पड़ता है कि आउटस्टैंडिंग है कितना, राइट। हम बेसिकली उसमें क्या एनालाइज कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली आउटस्टैंडिंग है कितना, या तो ये होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दिया ही नहीं कुछ भी, राइट, तो वो कहीं ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा, तो पूरा का पूरा ड्यू है। अब ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं कुछ पे कर चुका हूं, राइट। तो अगर मैं कुछ पे कर चुका हूं तो बाकी का ड्यू है। डेट अगर उसमें आ गई तो मुझे डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये मैं काफी दिनों से ही कर रहा हूं, राइट। सो वो केसेस बनाए गए थे क्योंकि वो इनिशियल थे, नाउ यू हैव टू कंसोलिडेट देम कि भाई कर क्या रहे हो, 3-4-6 केस 8-8 केसेस बना दिए, किया क्या हमने, कोई खास नहीं है ना। तीनों केस अगर सम अप करो, हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बेसिकली कि भाई तेरा आउटस्टैंडिंग है कितना, जिसको तू एडजस्टमेंट के नाम से रिकॉग्नाइज करेगा, राइट।
सो बेसिकली इंप्लाइड एडजस्टमेंट का पहला क्राइटेरिया परसेंटेज कहीं लगा हो तो मेरे दिमाग को होश आ जाना चाहिए कि भाई यहां परसेंटेज लगा हुआ है। दूसरा, कहीं ब्रैकेट्स में कुछ भी लिखा हुआ है, लाइक सैलरी के आगे 11 मंथ, पेटेंट के आगे 5 इयर्स, है ना, इंश्योरेंस के आगे ब्रैकेट में कि पेड टिल दिस डेट, राइट। दीज आर वेरियस केसेस जहां पे हमारे को ये दिमाग रखना पड़ता है कि ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, मतलब इनको हमें ऑटोमेटिकली डील खुद करना है, क्वेश्चन कहीं लिख के नहीं दे रहा, ट्रीटमेंट वैसी होगी 2 जगह। सो आइडेंटिफिकेशन मेरा काम है, राइट, दोज वेर इंप्लाइड एडजस्टमेंट। अब आखिरी पे आते तुम्हारे सवाल पे कि बाबूजी बुक तो देखी तुमने, अभी तक क्या तुमने मार्क किया कि तुम्हारे को ऐसी कौन सी यूनिक चीजें दी है जो हमने नोट्स में नहीं लिखी है, मतलब कॉन्सेप्ट्स में नहीं लिखी है, पर बुक में एज ए एडजस्टमेंट मिल गई तुम्हें, ठीक है। अब जैसे इलस्ट्रेशन 8 खोलोगे तुम, ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 8 का एक पॉइंट ऐसा है कि जो अगर एग्जाम में आ गया तो तुम 100% गलती करके आओगे, ठीक है। उसने कहा कि एक चेक डिसऑनर या एक बिल डिसऑनर हो गया और 50 पैसे इन रुपये आपको मिल रहा है, ठीक है सर, ये सिचुएशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन 8 में। क्या सिचुएशन है कि बेसिकली एक बिल या एक चेक है, कुछ भी हो सकता है, दैट हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नाउ 50 पैसे इन रुपी कैन बी रिसीव बिकॉज द गाय हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अब इसका इंपैक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे क्या पड़ेगा वो हमें वहां देखना चाहिए, तो एक बार रिव्यू मारना उसे, राइट। व्हाट आई वांट टू से कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपने अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखा है तो हर क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा ये 7 है, तो इन पे फोकस मत करो ना, पीछे जाके सारे इलस्ट्रेशन छानो, सारे क्वेश्चन छानो, और जो यूनिक है उनको टिक लगाओ, और जो यूनिक टिक लगाओगे आप वो ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, 10 12 20 मैक्सिमम, और वही सर जी का क्वेश्चन होगा जस्टिस साहब का, कि जब वो सारे के सारे जोड़ लोगे तो वो तुम्हारा क्वेश्चन होगा। जैसे अब यूनिक में क्या है, यूनिक में अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन 26 है 19.65 पे बुक में, जिसमें ये लोन इंप्लाइड लोन वाला खेल दिया हुआ है, और इसमें एक और चीज दे दी है कि हमने एक इंस्टॉलमेंट बीच में कहीं पे की थी, राइट, तो कैलकुलेशन ही डिफरेंटली करनी पड़ जाएगी। देखा है क्वेश्चन 26, याद भी है तुम लोगों को? तो क्वेश्चन 26 में बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई जो क्लोजिंग डेट पे मेरा लोन है वो 160 का है और मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी है बीच में कहीं, 1 इंस्टॉलमेंट ऑन 1 जनवरी मैंने पे कर दी है, तो ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट 2 पार्ट में निकालना पड़ेगा ना इस केस में। मैं बात कर रहा हूं कि आपने जो पढ़ा है उसको क्या यूनिक पैटर्न को समझा है आपने कि उसमें यूनिकनेस क्या आ रही है, आपने वो आइडेंटिफाई किया है पढ़ाई करते वक्त? किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब कर लो। एंड ये तो मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन के बता रहा हूं, इलस्ट्रेशन में भी घुसो और घुस के देखो कि कोई यूनिक चीजें आती है क्या जो हमने नहीं पढ़ी और आ गई, बट होने को बहुत सारी चीजें हो सकती है, बिकॉज जैसे मैंने तुम्हें कहा रेक्टिफिकेशन कोई भी डल सकती है, जर्नल एंट्री कोई भी यहां एडजस्टमेंट बनाई जा सकती है। आगे आओ, अगर 26 देख लिया हो तुमने तो लाइक इफ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हो तो वहां कहते हैं रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। दिस इज यूनिक नहीं है हमारे लिए, बेसिकली हम इंप्लाइड पढ़ चुके हैं, बट ये रेयर तो है ना कि आपको हर क्वेश्चन में थोड़ी मिल रहा है ये। सिमिलरली वर्डिंग्स पे ध्यान देना होता है, जैसे क्वेश्चन 6 में कहता है कैरी फॉरवर्ड 2000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये तो अब आपने रट लिया है, बट वर्ड अनएक्सपायर्ड का मीनिंग पहले आपको समझना पड़ा होगा, पहली बार में तो अटके होंगे ना आप कि व्हाट इज अनएक्सपायर्ड, राइट। नेक्स्ट पे आओ, उस क्वेश्चन नंबर 7 है जो सिंगुलरली अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है जिसमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स डील होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन 7 वन ऑफ देम है और एक आगे जाके क्वेश्चन है जिसमें अंदर भी है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी क्या कह गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये यूनिकनेस है। फिर आगे जाओगे, लाइक द यूनिक थिंग इज क्वेश्चन 10 का आखिरी पॉइंट कि बाय फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल। ये चीजें हमने पढ़ी नहीं है पर हमें ध्यान रखनी पड़ती है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इस स्टेज पे आके वो समझो, ये चीजें जो यूनिक है ये आपके कॉन्सेप्ट के आखिरी पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से आपको खुद एक्यूमुलेट करनी चाहिए,
क्योंकि ये सिचुएशन बियॉन्ड योर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में नहीं इंक्लूड किया हुआ है ये सारा चीज। तो जो चीजें आपको लग रही है कि आपको याद रखनी चाहिए, जो चीजें आपको लग रही है कि मतलब आपको रिवीजन के वक्त एक बार देखना चाहिए, तो उन चीजों को इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट डाउन करो कि भाई ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, राइट।